हेलो, जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है, तो इसको बढ़िया तरीका से हम लोग देखते हैं, अच्छे तरीका से। और म्यूज़िक का TRE 3 जो होने वाला है, जो बचा हुआ था, इसमें बहुत अच्छा काम आने वाला है और स्टेट वाला में भी काम आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है, नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन भी करते चलेंगे। जो थोड़ा सा कठिन समझ में आएगा वो डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक कालीन विद्यालयों का क्या कहा जाता है। मतलब वैदिक काल में विद्यालयों को क्या कहा जाता है। वेद काल में जो विद्यालय चल रहा था उसको क्या कहा जाता था। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर है चरण, वेद विद्यालय, कारण, देवालय। दोस्तों इसका आंसर होगा हम लोग का चरण। क्या होगा हम लोग का आंसर होगा चरण। तो हम लोग का वैदिक कालीन विद्यालयों का क्या नाम था, तो चरण कहा था उसको। क्या कहा जाता था, चरण। याद रखिएगा हमेशा। वैदिक काल में गज को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में गज को किस नाम जाना जाता था दोस्तों, इसको ईशिका के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में गज को ईशिका के नाम जाना था, अर्थात गज माना हाथी को ईशिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब वेद प्रचलित में था ईशिका के नाम जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में राग तथा देशी संगीत का वर्णन जाता है। मतलब सर्वप्रथम किस में राग और देशी संगीत का किस में प्रयोग किया गया था, दोनों का। तो दोस्तों ये नाट्य शास्त्र में क्या था, जिसका लेखक था भरत मुनि। जिसका लेखक भरत मुनि थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नाट्य शास्त्र का सबसे पहले क्या बोलते हैं, राग का भी, राग आदेशी संगीत का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि भरत काल में अवनद वाद्यों को क्या संज्ञा दी गई है। भरत काल में अवनद वाद्य को क्या संज्ञा दी गई है। दोस्तों अवनद वाद्य को काष्ठक वादक, किसका, काष्ठक वादक की संज्ञा दी गई है। हम लोग सभी को टाइम वेस्टिंग ना करते हैं और फट से क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन कम समय में देख पाएंगे वो बेहतर होगा। और आप ऑप्शन अपना होगा तो पढ़ लीजिएगा ताकि उसमें डिस्कशन सही से कर पाए। ठीक है, काष्ठक, काष्ठक के मतलब वाद्यों जो अवनद वाद था उसको काष्ठ, अवनद समझते हैं, वाद 3 प्रकार का, सॉरी वाद हो गया 4 प्रकार का। एगो अवनद वाद, एगो अवनद वाद, एगो घनवाद, एगो घनवाद, एगो सुशीरवाद, सुशीरवाद, एगो तंत्रीयवाद, एगो तंत्रीयवाद। तो 4 तरह का हो गया। अवनद हम लोग कहेंगे कि जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जब चमड़े की लेप चढ़ा लेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अवनदवाद। और घनवाद में इतना याद रखिएगा कि जो अपोजिट वस्तु से टकराता है, मतलब जो आवाज़ निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे ताली हम बजा रहे थे, दोनों तरफ जो है ठोस वस्तु है। जब ठोस वस्तु आपस में टकरा करके जब आवाज़ ध्वनि निकलता है और संगीत प्रयोग होता है तो हम लोग घनवाद कहते हैं। सुशीरवाद हो गया मतलब हवा के सांस से फूंक करके जो उसको बजाया जाता है उसको सुशीरवाद कहते हैं। तंत्रीय, जो तार के छेड़ने से संगीत स्वर उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहेंगे तंत्रीयवाद। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ गए। ठीक है, तो अब नदी समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडोलम हिंदुस्तानी किस राग के समक्ष है। हिंदोलम हिंदुस्तानी किस राग के समक्ष है, मतलब ये राग है, ये बोलता है कि इनमें से मालकोश, मधुकोश, चंद्रकोश, मोहनकोश, इसमें से किस के समकक्ष है हिंदुस्तानी। मतलब हिंडोलम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी पद्धति में प्रचलित राग है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का मालकोश के समकक्ष है। ये किसके समकक्ष है, मालकोश के, जो आसावरी सॉरी मालकोश भैरवी राग से थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे पवर्ज तृतीय पहर निशि गाइए मालकोश का अर्ज। मतलब गायन समय इसका हो गया, गायन समय हो गया तृतीय पहर, शाम के तृतीय पहर, शाम के तृतीय पहर, तृतीय पहर। थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे, वादी, वादी म, वादी हो गया म, संवादी हो गया, संवादी हो गया सा। थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे पवर तृतीय पहर निश्चय गाइए मालकोंस का अर्ज। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
आया था कि ना धीन धीना के जादूगर कौन थे। ना धी धीना मतलब ये बहुत प्रचलित रूप से कौन बजाते थे। ये इसका कहावत है क्वेश्चन का कि ना धी धीना के जादूगर कौन थे। अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल मिश्र, उसको फिर बोलता है कि करामतुल्ला खां, अल्लाह रखा खां। दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का अहमद जान थिरकवा। ना धी धीना के जादूगर थे। ना धी धीना के जादूगर कौन थे। अहमद जान थिरकवा। ना धी धीना अहमद जान थिरकवा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि चंद्र नंदन राग किसके द्वारा निर्मित है। चंद्र नंदन, क्वेश्चन 12th लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र नंदन राग किसके द्वारा निर्मित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अली अकबर खां। क्या होगा सही आंसर, अली अकबर खां। चंद्र नंदन राग किसके द्वारा निर्मित है, तो अली अकबर खां। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रमाण श्रुति किस श्रुति संख्या पर स्थित है। प्रमाण श्रुति, दोस्तों प्रमाण श्रुति हम लोग का स्थित है 15वीं श्रुति पर। क्यों श्रुति पर, 15वीं श्रुति पर स्थित। कुल कितना श्रुति हो गया दोस्तों, श्रुति इतने श्रुति जो कानों को सुनाई दे, इन स्थूल कानों को सुनाई दे उसको हम लोग कहते हैं, मतलब जो स्वर 7 सप्तक में से जो स्वर कान को सुनाई दे स्थूल कान खुले कानों से, उसको हम लोग कहते हैं श्रुति। कुल दोस्तों कितना श्रुति हो गया, कुल 22 श्रुति हो गया। और बोलता है कि प्रमाण श्रुति किस संख्या पर, श्रुति किस संख्या पर, 22 श्रुति में से किस संख्या पर, तो 15वीं संख्या पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है कंपित क्या है। कंपित अर्थात कंपन जो करते रहता है वो क्या है। मूर्छना है, गमक है, प्रबंध है, जाति है, इनमें से क्या है। तो कंपित दोस्तों गमक है। गमक जब गाता है तो गमक कंपन करते करते गाया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंपित गमक को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बिंदा दीन महाराज रचनाकार थे, मतलब किस चीज़ के रचनाकार थे। बिंदा दीन महाराज किस चीज़ के रचनाकार थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग होगा दोस्तों ठुमरी का। बिंदादीन महाराज ठुमरी के रचनाकार थे। किसके रचनाकार थे, ठुमरी के रचनाकार बिंदादीन महाराज। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बिरजू महाराज कथक के किस घराने से संबंधित है। ये घराने ना अक्सर पूछ लिया जाता है और लोग इसमें फंस भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज जो है कथक के बहुत बहुत ही अच्छे कलाकार थे। इसके अदा इतनी ख़तरनाक होती थी, हम तो इसको यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो आ जाएगा बिरजू महाराज कथक। तो बहुत ख़तरनाक इसकी अदाएँ, बैठे बैठे ऐसे डांस कर देगा, लगेगा कि हाँ कुछ डांस देखे हम लोग। दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का होगा कि बनारस घराने से थे ये। बिरजू महाराज कौन से घराने से थे, बनारस घराने से थे। बोलता है कि राग का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। भरत ने, मातंग ने, दत्तिल लिखा, दत्तिलम पुस्तक था इसका। ठीक है, श्रीनिवास ने, इसमें से किसने किया था। दोस्तों सबसे पहले जो राग का उल्लेख किया था वो सबसे पहले किया था मातंग ने। सबसे पहले राग का उल्लेख मातंग मुनि द्वारा किया गया था। ठीक है, भरत के द्वारा लिखा गया, भरत मुनि द्वारा, भरत नाट्य शास्त्र। ठीक है, दत्तिल द्वारा दत्तिलम। अगला क्वेश्चन में देखिए। चौमुखी वादक कौन थे, मतलब चौमुखी वादक कौन थे जो चारों मतलब इसको चौमुखी के नाम से जाना जाता था। कौन थे वो चौमुखी वादक। दोस्तों चौमुखी वादक था हम लोग का अहमद जान थिरकवा। अभी पीछा में हम लोग इसका आंसर देखे, पिछले में भी हम लोग, पिछला क्वेश्चन भी हम लोग देखे, अहमद जान थिरकवा को चौमुखी वादक कहा था। पिछला हम लोग क्या देखे थे, अहमद जान थिरकवा, अहमद जान। ना धी धीना के जादूगर कौन थे, तो ना धी धीना के जादूगर अहमद जान थिरकवा थे। ठीक है, चौमुखी वादक भी इसको कहा जाता था। ठीक है, चौमुखी वादक भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में, अरे भाई बोलता है उत्तर भारत में वर्तमान में कौन सी वीणा प्रचलित है। अभी उत्तर भारत यानी हम लोग का हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, और अभी कर्नाटकी संगीत दक्षिण भारत में आ जाता है। तो उत्तर भारत में कौन सा वीणा प्रचलित है। दोस्तों अभी हम लोगों का जो है ना रुद्र वीणा बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
कौन सा वीणा? रुद्र वीणा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ध्रुपद का विकास हुआ, ध्रुपद का विकास कब हुआ था? बोलता है ध्रुपद का विकास कब हुआ था? दोस्तों ध्रुपद का विकास परवंद काल से, जिस समय परवंद गायकी होती थी उसी समय से ध्रुपद का विकास हुआ। ठीक है। ना धी धीना किस ताल के बोल समूह है? ना धीन धीना किस ताल के बोल समूह है? दोस्तों यह बोल समूह है रूपक ताल के। रूपक ताल जो 7 मात्रा का ताल है, रूपक ताल जो 7 मात्रा का ताल है। अच्छा एक ट्रिक बताते हैं, एक रूपक ताल और तीव्रा ताल, तीव्रा ताल, ये दोनों जो है ना ये 7-7 मात्रा का है। अब इस ट्रिक कैसे है देखिए, सतरंगी रे गीत ने सुनेगा, सतरंगी रे मन रंगी रे, तो सतरंगी हो गया। तो यानी तीव्र गति से रूप बदलता है सतरंगी, रूपक तीव्र गति से रूप बदलता है सतरंगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि किस घराने को रंगीला घराना कहा जाता है? किस घराने को रंगीला घराना कहा जाता है? ठीक है। तो दोस्तों ये आगरा घराने को रंगीला घराना कहा है। अच्छा आगरा में ही ताजमहल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब पुरानी बहुत इमारत है, इसलिए इसको आगरा घराना को रंगीला घराना कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि ख्याल गायन की मशहूर जोड़ी कौन सी है? ख्याल गायन की मशहूर जोड़ी कौन सी है? अच्छा ख्याल भी 2 तरह का होता है, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मशहूर जोड़ी है पंडित रंजन मिश्र और साजन मिश्र, ये दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि सरोद वादक कहाँ से लाया गया? सरोद वाद्य कहाँ से लाया गया, मतलब सरोद जो वाद्य है बजाने वाला है वो कहाँ से लाया गया? ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी क्षेत्र में ही सरोद का प्रचलन हुआ था और वहीं से हमारे भारतीय क्षेत्र में भी आया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सरोद वादक पाकिस्तान क्षेत्र से लाया गया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। दोस्तों यह दिल्ली में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की दिल्ली में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि शुभ लक्ष्मी नृत्यांगना थी, मतलब शुभ लक्ष्मी नृत्यांगना कहाँ की थी? यह भरतनाट्यम करते थे शुभ लक्ष्मी, दक्षिणी भारत से होगा। ठीक है। तो शुभ लक्ष्मी नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, राग ध्यान का वर्णन किस ग्रंथ में है? राग ध्यान का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? दोस्तों यह संगीत सार में किया गया है राग ध्यान का वर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस सितार वादक का नाम बताएं जो कि राज्यसभा के सदस्य भी थे। बोलता है कि उस सितार वादक का नाम बताएं जो कि राज्यसभा के सदस्य मेंबर भी रह चुके हैं। दोस्तों यह हो जाएगा आपको पंडित रविशंकर, यही राज्यसभा के मेंबर भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संकीर्ण जाति में लघु का मान कितना होता है? संकीर्ण जाति में लघु का मान कितना होता है? दोस्तों संकीर्ण जाति में लघु का मान जो है, ये जाति जो हो गया ना लघु, ये हो गया कर्नाटकी संगीत के ताल का रूप है। लघु की मात्रा, उसमें मात्रा बताया जाता है कितना मात्रा कौन है लघु। मुख्य रूप से 5 गो ताल 6 गो ताल है जिसका 7 गो रूप है थी, 7 गो ताल है, उसका मात्रा पे ये लघु की मात्रा सब होता है उसी में कर्नाटकी संगीत में। तो संकीर्ण जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 9 होता है। ठीक है। 24 में हो गया, 24 का हो गया। अगला 25 का हम लोग देखते हैं कि गुलाम रसूल ने किस राग की रचना की है? गुलाम रसूल ने किस राग की रचना की है? तो गुलाम रसूल दोस्तों ये जवाहर मंजरी, गुलाम रसूल जवाहर मंजरी राग की रचना की। ठीक है। चतुर पंडित की संज्ञा उपनाम है। चतुर पंडित किस संगीतज्ञ का उपनाम है? तो ये तो आंख मूंद कर लगा जाए, पंडित विष्णु नारायण भातखांडे। अच्छा पंडित भातखांडे है, लेकिन इसका पूरा नाम है
पंडित, अच्छा पंडित विष्णु नारायण भातखांडे। पंडित विष्णु नारायण भातखांडे पूरा नाम इसका ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है पूरा नाम, ठीक है। जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? अच्छा, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है। दोस्तों इसमें जो है ना एक कटोरा रहता है, इस टाइप का कटोरा रहेगा और बहुत तरह कटोरा रहेगा, और इसी कटोरे में एक डंडी बना करके और उसे पीट करके और उससे आवाज़ निकाला जाता है, ठीक है। इसी कटोरा से पीटता है, पकड़ करके ऐसे पीटता है और फिर आवाज़ उससे निकालता है, ठीक है। तो इसीलिए यह ध्यान रखिएगा, ये ठोस में ठोस टकराने से आवाज़ निकलता है, इसमें जल भरल रहता है, इसमें जल भरल रहता है। तो ये कौन सा हो गया? घनवाद हो गया। अवनदवाद हम देखिए, जैसे चमड़ा का लेप चढ़ा, सुशीलवाद फूक के, तंत्रीवाद देखिए तार जो छेड़ के जाता है। कर्नाटक संगीत में ठुमरी के समान गीत प्रकार का नाम बताए, मतलब कि जिस गीत को ठुमरी के समान गाया जाता है उस गीत का क्या नाम है? दोस्तों उस गीत का नाम है जावली। जावली एक ऐसा गीत कर्नाटक संगीत में गाया जाता है जो ठुमरी के समान गाई बजाई जाती है। किसके समान? ठुमरी के समान गाई बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन में देते हैं कि मदोत्पादक वस्तु की तारता किस पर निर्भर करती है? मदोत्पादक वस्तु की तारता किस पर निर्भर करता है? दोस्तों यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगला है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? राग में कम से कम 5 स्वरों के आवश्यक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 5 से कम हुआ तो फिर नहीं होगा।